तो दोस्तों स्वागत है आज आपका पीयर रिव्यू फॉर्म 1 को जो हम भर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 5 पार्ट निकाल चुके हैं और अभी है छठा पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 1 के पार्ट बी का फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है उसके अंदर हमें कैसे क्या क्या चीज़ें भरनी है उसको आज हम समझ के चलेंगे। बट लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई है कि हमें ना फॉर्म नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको क्या करना है, पीयर रिव्यू बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। पीयर रिव्यू बोर्ड की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल के अंदर लिखना है PRB.ICI.ORG .आई से। फिर उसके बाद आपका जो पहला आपका लिंक आएगा वो पीयर रिव्यू बोर्ड का आएगा। इस पीयर रिव्यू बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे एप्लीकेबल फॉर्म की यहाँ पर बात आ रही है, जो एप्लीकेबल फॉर्म है, तो यहाँ रीड मोड पर करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास ये सारे के सारे फॉर्म आ जाएंगे। आपको वर्ड में चाहिए तो आपके पास वर्ड में है, और अगर आपको पीडीएफ के अंदर चाहिए तो आपके पास ये वाला फॉर्म पीडीएफ के अंदर अवेलेबल होकर चलेगा। अब हम इसके लिए पीडीएफ फाइल इसकी खोल लेते हैं सो दैट कि हमें आगे आपको बताने में आसानी रहे। देखिए, फॉर्म 1 का जनरल पार्ट हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यह 50 पेजेस का एक फॉर्म है जिसको भरना ही पीयर रिव्यू के लिए सबसे पहली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने अपना ये वाला फॉर्म सही से भर दिया तो उसके बाद आगे आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एक बार क्विक रिकैप करते हुए चलते हैं। पार्ट बी का जो फर्स्ट पार्ट था वो था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फॉर्म, जिसे हमने भरकर चला था अपने एक पार्ट में। देन उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हमने सारी क्वेरी को सॉल्व करके चले थे। देन इसके बाद हमने जो थर्ड पार्ट करा था, थर्ड पार्ट का जो नाम है हमारा है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 4 हमारा ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड था, जिसको हम पूरा फिल कर कर चले थे। एंड देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए। अब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमने देख कर चलना है अभी। हाँ जी, अब हम जब बात करके चलते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए जो हमारा ये पार्ट बी का फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर बहुत सारी डिटेल पूछी गई है, और ये जो डिटेल है इसका जवाब हमने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड कर कर चलना है, जो कि हमारी टेक्निकल गाइडेंस के अंदर या टेक्निकल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो पार्ट 1 का जो रोमन 1 इसका पार्ट है, जिसमें इसमें पूछा गया है कि क्या आप जब ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हैं तो वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में देते हैं, आप उसके लिए कोई प्लानिंग करके चलते हैं। तो सबसे पहले वाले में आंसर आएगा आपका यस, कि हाँ मैं कर कर चलता हूँ। देन उसके बाद अगर वो कह रहे हैं पार्ट 2 के अंदर, रोमन 2 के अंदर आ रहा है कि हाँ अगर आप करके चलते हो तो आप क्या क्या करके चलते हो, वो पूछ रहे हैं क्या आप रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो। यानी पहला पार्ट, आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू द अप्रोप्रिएट पर्सन ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। हाँ, हम तो प्लानिंग फेज में ही सबको बता देते हैं, तो इसमें भी आंसर यस लिखा आएगा। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि इज द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन द क्लाइंट और एंगेजमेंट डेवलप्ड अपडेटेड एंड टीम ब्रीफ्ड अप अकॉर्डिंगली। यानी इसके बारे में जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट की और एंगेजमेंट की बारे में जो डेवलप हुई या अपडेट हुई, या वो आप टीम को आप बताते हो नहीं बताते हो? हाँ बिल्कुल बताते हैं, हम टीम को बता के चलते हैं। यस, हम बताकर चलते हैं। देन उसके बाद हमसे पूछा गया कि फर्म क्या कोई प्लानिंग डॉक्यूमेंट करता है जिसमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट, यानी ये स्टाफ रिक्वायरमेंट और रिस्क और टाइम एलोकेशन होती है। हाँ, हम ये भी करके चलते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड में अकॉर्डिंगली हमें बोला गया है कि हमें ये लिख कर चलनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज के बारे में। अब वो पूछा है नेक्स्ट फेज के बारे में कि क्या आपने रेलिवेंट लॉ, इंक्लूडिंग रेलिवेंट लॉ की बात कर रहा हूँ इधर, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ऑडिटिंग, क्या आप एंगेजमेंट टीम से शेयर करते हो? हाँ, ये तो मैं बिल्कुल ही शेयर करके चलता हूँ। तो आपको ये वाली चीज़ बता कर चलनी है कि हाँ भैया मैं तो ये शेयर कर कर चलता हूँ। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपनी टीम को ब्रीफ करते हैं रिगार्डिंग नेचर, स्ट्रक्चर, वर्टिकल, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑडिट, समरी। हाँ, ये भी करके चलते हैं।
तो हम ये सारे के सारे काम करके चलते हैं, तो यानी यहाँ पर हमारे सारे आंसर क्या आएंगे, यस 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 यस। वो करें इसके अलावा भी अगर आप करते हैं, तो इसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो आप वो वाली चीज़ लिख दीजिए, और नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट मेरा ख़त्म होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यानी पॉइंट नंबर 2 के अंदर। पॉइंट नंबर 2 के अंदर भी यस और नो के अंदर आंसर देना। वो कह रहे हैं, does the PU conduct pre-assignment meeting with client, listening office etc. to understand and preparedness of the client staff professional function? हाँ, ये तो करना पड़ेगा ना, मिलने जाते तो हैं क्लाइंट से पहले कि भाई साहब आपकी ऑडिट कर देना, कर दें, तो ये उस वाला पॉइंट है, तो इसमें आंसर इज यस। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट मेरा इशू, डज द पीयू प्रिपेयर एंड डॉक्यूमेंट ऑडिट समरी मेमोरेंडम टू प्रोवाइड क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ प्लान रिस्क, अरे सर विच मिटिगेटेड द रिस्क, ये तो मेरा परमानेंट फाइल का पार्ट है, ये तो मैं प्रिपेयर करके चलता ही चलता हूँ, हाँ ये तो मैं लिखूंगा यस, ये मैं करके चलता हूँ। अब पॉइंट नंबर 4, डज द पीयू प्रिपेयर स्टैंडर्डाइज फॉर्म चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनर यूज्ड इन द परफॉर्मेंस एंगेजमेंट, मेरे तो सारे के सारे फॉर्मेट बने हुए हैं ऑलरेडी, तो हाँ मैं ये यूज़ करके चलता हूँ। अगर आपको ये वाले फॉर्मेट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसे 230 की एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने वर्ड फाइल बना रखी है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके पास स्टैंडर्ड ऑलरेडी अवेलेबल हो गए, जो कि जनरलाइज हम प्रैक्टिस के अंदर अपनी यूज़ कर कर चलते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि डज द टीम लीडर और द एंगेजमेंट पार्टनर कीप द ट्रैक ऑफ ऑडिट फाइंडिंग अदर असाइनमेंट इशू एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द एंगेजमेंट इंक्लूडिंग डिस्पोजल डिस्कशन विद द, हाँ हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को सारी की सारी बातें बता के चलते हैं, हम कुछ छुपा के काम थोड़ा कर रहे हैं, तो यस हम ये वाला काम कर कर चलते हैं। ये थोड़ी सी डिस्प्ले हिलती रहेगी, बट आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद हाउ डज द पीयू इंश्योर, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि पीयू कैसे क्या क्या चीज़ें इंश्योर करती है, क्या क्या चीज़ें इंश्योर करती है पीयू, एक मिनट हम देख कर चलते हैं। हमसे पूछा गया कि हाउ डज द पीयू इंश्योर, क्या क्वालिफाइड टीम मेंबर रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय द अदर टीम ऑन द माई टाइमली बेसिस, क्या आप काम को जब तक आप ऑडिट रिपोर्ट क्या फाइनल कर देते हैं जब तक आपके सीनियर मोस्ट पार्टनर उसे रिव्यू ना करें, यही क्वेश्चन पूछा गया। हाँ हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं, यस हमारे यहाँ पर सीनियर मोस्ट पार्टनर जो क्वालिफाइड टीम मेंबर है उसका काम भी रिव्यू करा जाता है टाइमली बेसिस के ऊपर, यस। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, इज देयर एनी डॉक्यूमेंट मेंटेन बाय द पीयू फॉर द सुपरविजन, हाँ हम तो बताते हैं ना जब ऑडिट प्लान बनाया था, ऑडिट प्लान के अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं मेरी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में पूछा गया कि आपका व्हाट इज़ द मोड ऑफ मेंटेनिंग द वर्किंग पेपर, कैसे इलेक्ट्रॉनिक में करते हो, फिजिकल में करते हो, हाइब्रिड में करते हो, हम तो दोनों में करते हैं, तो दोनों में करते हो तो हाइब्रिड लिख देंगे यहाँ पर, वेरी नाइस। देन उसके बाद पूछा है कोई टूल यूज़ करते हो मेंटेनिंग वर्किंग पेपर फॉर्म में, मैं तो क्लाउड पे सेव रखता हूँ, अपने सर्वर पे सेव रखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ गूगल सर्वर, गूगल क्लाउड, उस पर सेव करके रखता हूँ, या ऑफिस सर्वर पे यूज़ करके रख सकता हूँ, ऑफिस सर्वर पर यूज़ करता हूँ, या अगर मैं बात करके चलूँ कहाँ की, ऑफिस सर्वर के साथ साथ मैं MS क्लाउड पे, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे भी सेव करके चलता हूँ, तो मैं यानी यहाँ पर जिस भी जगह पर सेव करके रखता हूँ मैं उस वाली चीज़ के बारे में यहाँ पर बोलकर चल सकता हूँ। अब चलते हैं हम अगले अपने पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 हो चुका है, सॉरी पॉइंट नंबर 9। अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर डज द पीयू हैव इन प्लेस टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्रीवेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। अब आपसे पूछा गया ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन का आप क्या क्या स्टैंडर्ड, क्या क्या काम, कैसे वर्किंग मेंटेन करके रखते हो, तब इसका जो जवाब है आपको नीचे लिख के देना है। वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंटिंग व्हेन एंड बाय होम द एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन वाज प्रिपेयर्ड एंड रिव्यूड, वो कह रहे हैं किसके द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन है कब और किसके द्वारा बनाई जाती है, तो एंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा बनाई जाती है, पहले प्री एंड पोस्ट रिव्यू किससे, नॉन एंगेजमेंट वाली पार्ट, मतलब अब वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटिंग कौन करता है, डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर करेगा, और कोई इसी की जिम्मेदारी थोड़ा है, जो साइन कर रहा है वही तो करेगा ना, एंगेजमेंट पार्टनर करेगा। कब करेगा, विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज ऑफ द, विद इन रिक्वायरमेंट ऑफ एस से 230, एक जवाब ये हो सकता है।
प्लस कब करने के लिए होगा, ड्यूरिंग द ऑडिट हो सकता है, प्री पीरियड भी हो सकता है, पोस्ट पीरियड भी हो सकता है, दोनों सारी चीजें इंक्लूडेड, सारी चीजें लिखेंगे। हम ये लिखेंगे बाय द एंगेजमेंट पार्टनर एंड प्री एंड पोस्ट रिव्यूड बाय द नॉन एंगेजमेंट क्वालिटी पार्टनर इन द स्पेसिफाइड केसेस। तो हम यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर करेगा, ड्यूरिंग द ऑडिट करेगा, प्री के अंदर प्लानिंग करेगा, पोस्ट के अंदर आपका ऐसे 230 के हिसाब से सारे कागज लगा के रख देगा। तो मेरे को नीचे लिखने की जगह चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। अब उसके बाद वो कह रहा है प्रोटेक्टिंग इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टेज व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, हम तो मेल उसे ही करते हैं जिसकी हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट, हाँ तो ये तो यस है। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड चेंजेज, डॉक्यूमेंट तो लॉक हो जाता है, हम अनऑथराइज को भी ये करते हैं। हमारा इससे 230 कहता है कि आपका सीरियली नंबर्ड होने चाहिए सारे के सारे वर्किंग पेपर, उसके बाद तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। अलाउइंग एक्सेस टू एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट बाय द एंगेजमेंट टीम एंड द ऑथराइज पार्टी ओनली, यस, ऐसे थोड़ा कोई भी मेरे ऑफिस में उसके कोई भी कागज उठा लेगा, नहीं कर सकता। अनेबलिंग कॉन्फिडेंशियल स्टोरेज ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ द, हाँ सब लोग मेरे फाइल में रहती है, यस, ये तो सारी बातें इम्प्लाइड यस है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है रिक्वायरिंग यूज ऑफ पासवर्ड बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड डेटा एनक्रिप्शन टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस। अब ये वाली चीज पे है, मेरे ऑफिस के अंदर ये वाली चीजें हैं, क्योंकि अगर मैं क्लाउड के ऊपर डेटा को रखकर चल रहा हूँ तो क्लाउड में जिसके पास पासवर्ड है उसे ही देखने के लिए मिलेगा, तो मैं इसे बोलूंगा यस। अरे यस, यस, ये वाली चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब चलते हैं अगले पार्ट पर, अगले पार्ट यानी मेंटेनिंग एंड प्रोप्रिएट बैकअप रूटीन, यस, अभी तो बोला ना क्लाउड पे सेव है डेटा, यस ये करते हैं। अनेबलिंग द स्कैन कॉपीज टू बी रिट्रीव्ड बाय द ऑथराइज पर्सन, अरे बिल्कुल ऑथराइज, कोई अनऑथराइज बंदे की तो एंट्री ही नहीं है अपने यहाँ, तो यहाँ भी मेरा यस आएगा। अब पॉइंट नंबर 10 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 10 कह रहा है विच प्रोसीजर डज द पीयू फॉलो टू इंश्योर इट मेंटेन्स it maintains engagement documentation for a period of time sufficient to meet the need of the firm and professional standard law and regulation। कितने समय के लिए, एज पर SQC2 कितना रिक्वायरमेंट आता है, किसी को पता चले, एक भी मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको SQC2 ही पढ़ा देता हूँ। ये देखिए SQC रिटेंशन पीरियड, यहाँ पर लिखा हुआ द नीड ऑफ द फर्म फॉर द रिटेंशन। अगर आप देखें रिटेंशन, ये अमेंडमेंट आई थी SQC1 में, इन द स्पेसिफिक केसेस नॉट शॉर्टर देन 10 ईयर्स, यानी 10 साल के अंदर आ रहा था। इसके अंदर हाइलाइटर नहीं मिल रहा है मुझे, बट लेकिन अब काउंसिल ने अगस्त 2009 को चेंज करके क्या कर दिया, 7 ईयर्स, नॉट शॉर्टर देन 7 ईयर्स, यानी 7 साल तो मिनिमम आपको रखकर चलना ही चलना है। तो वो कह रहे हैं फॉर हाउ मेनी ईयर्स पीयू मेंटेन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ क्लियर लिखो 7 ईयर्स, मेरे को SQC की अमेंडमेंट कह रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं हाउ डज द PU enable retrieval and access of engagement documentation during the detention period in case of electronic document as underlying technology may be upgraded or changed। तो इसके अंदर लिखूंगा PU के पास बैकअप अपनी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे अपडेटेड जो रेगुलर टेक्नोलॉजी को अपडेट करती रहती है, हमारे पास खुद की अपनी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे PU हैज ए बैकअप फैसिलिटी विच हैज बीन अपडेटेड रेगुलरली एज पर टेक्नोलॉजी। ठीक है, देन उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, तो कहता है डज द PU इंश्योर दैट द रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस मेड टू एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर असेंबली ऑफ द फाइल हैज बीन अपडेटेड। हाँ, आंसर इज यस, हम तो ये सारी की सारी चीज़ अपडेट कर देते हैं। देन उसके बाद आता है डज द PU इंश्योर दैट द ओनली ऑथराइज एक्सटर्नल पार्टी एक्सेस और रिव्यू स्पेसिफिक एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर हम स्पेसिफिक पार्टी हम सबको तो दे नहीं सकते, तो इसके अंदर भी आंसर यस आएगा। अब मेरा आता है पॉइंट नंबर 11, इसका भी आंसर मुझे यस नो में लिखना है। कह रहे डज द PU हैव द पॉलिसी ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इशू रिक्वायरमेंट कंसल्टिंग एनी डिसीजन दैट हैज बीन टेकन। यस, ये तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमारा इसके अंदर आंसर आएगा यस। अब आता है 12th पार्ट इसका। आप कह रहे होंगे मतलब ख़त्म ही नहीं होने के लिए आ रहा है, बस ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया। इसमें कहता है हु रिजोल्व विद द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट अमंग मेंबर। कौन करता है, यहाँ पर आपको अगर आप प्रोपराइटर हैं तो प्रोपराइटर का नाम लिखना है, नेम, नहीं तो यहाँ पर मैनेजिंग पार्टनर का नेम लिखना है जो आपके एक्चुअल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट निपटाता है। देन उसके बाद वो कह रहा है इज देयर ए फॉर्मली डिजाइन एस्केलेशन मैट्रिक्स इन द
यस, एस्केलेशन मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको जो मेरी किताब आने वाली है उसके अंदर आपको फर्म मैनुअल का पूरा फॉर्मेट दिया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि मैनेजिंग पार्टनर ये सारी की सारी चीज़ें रिजॉल्व करेगा। इंडिपेंडेंस की पॉलिसी है उसके अंदर भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप इसे यस कर सकते हैं और मेरी जब बुक आएगी तो आप उसके अंदर से ये कट कॉपी पेस्ट अपने पास डाल सकते हैं। कह रहे हैं आर द कंक्लूजन रीच्ड प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। हाँ बिल्कुल, सारी की सारी बातें लिखते हैं, बाद में कोई पार्टनर्स के बीच में लड़ाई ना हो। देन उसके बाद आता है 15 व्हाट हैपन इफ द मेंबर ऑफ द टीम कंटिन्यू डिसएग्री विद द रेजोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि अगर लेट से कोई भी अनरिजोल्व चीज़ रह गई और दूसरा पर्सन या मैनेजिंग पार्टनर ने तो कहा नहीं ए और बी में से ए ऑप्शन रास्ते को चुनना है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर वो कह रहा है नहीं मैं तो बी रास्ते को चुनूंगा, तब क्या करते हैं? तो तब हम क्या करते हैं, कोई अगर अनरिजॉल्व डिसएग्रीमेंट आ गया तो हम आउटसाइड सोर्स यानी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं, और फिर जो एक्सपर्ट ओपिनियन बताएगा हम उसके ऊपर चीज़ करके चलेंगे। तो हम यहाँ लिखे हैं विल टेक एक्सपर्ट ओपिनियन, फिर उसके हिसाब से बात करके चलेंगे। देन उसे मानना पड़ेगा। अब वो फिर भी नहीं मानता है तो फिर उसके कोई इलाज नहीं करा जा सकता, बट लेकिन दैट पार्टनर हैज़ टू एग्री, अगर बाहर वाले लोग भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं व्हेन डज द पीयू रिलीज अ रिपोर्ट इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट। वो कह रहे हैं कि कब रिपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं जो भी प्रोफेशनल जजमेंट अमंग मेंबर के अंदर बीच में है, तो अगर जब भी रिपोर्ट है, ठीक है ना, वो हमें कब इशू करते हैं, वो तो हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके ही अपनी इसे हम इश्यू करेंगे, बट लेकिन क्या हम इसके लिए क्लाइंट के काम को रोक सकते हैं? आंसर इज नो। तो आंसर हम इसका लिखेंगे पॉइंट नंबर 16 का, ऑल द डिफरेंसेस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट अमंग ऑफ एंगेजमेंट टीम आर रिजॉल्व बाय द एंगेजमेंट एंड द क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर एंड द मैनेजिंग पार्टनर। यानी इसमें क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर भी आ गए, एंगेजमेंट पार्टनर भी आ गए और मैनेजिंग पार्टनर भी आ गए। और अगर अगर नेसेसरी हुआ जो भी कंक्लूजन है वो हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी करते हैं। बट लेकिन प्रोप्राइटर क्या करेगा? प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर प्लस एंगेजमेंट पार्टनर या एम्प्लॉई और जो एक्सपर्ट है वो तीनों मिलके इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके चलेंगे। तो पॉइंट नंबर 17 यहाँ पर रिजॉल्व। 16 रिजॉल्व। कह रहे हैं डज द पीयू हैव ए पॉलिसी ऑफ हैविंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंडक्टेड फॉर ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लिस्टेड ऑडिट। तो मेरे पास अगर लिस्टेड ऑडिट है तो मैं लिखूंगा यस, और अगर लिस्टेड ऑडिट नहीं है तो मैं लिखूंगा यहाँ नॉट एप्लीकेबल। मेरे पास लिस्टेड ऑडिट है ही नहीं, मैं कहाँ से लिख दूँ? अब पॉइंट नंबर 18 वो कह रहे हैं विच ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द पीयू कैरिंग आउट द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फॉर इट्स। अब जब मेरे पास ऊपर वाला ही केस नहीं आया तो ये भी नॉट एप्लीकेबल है, ये भी नॉट एप्लीकेबल है, ये भी नॉट एप्लीकेबल है, ये भी नॉट एप्लीकेबल है। लिस्टेड का मेरे पास ऑडिट ही नहीं है, ये भी नॉट एप्लीकेबल है। यानी पॉइंट नंबर सारे के सारे मेरे पास नॉट एप्लीकेबल पॉइंट्स आने शुरू हो गए। अब चलते हैं आगे की तरफ, पॉइंट नंबर 19 की तरफ। पॉइंट नंबर 19 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलोड बाय द पीयू फॉर एड्रेसिंग द एनटीई नेचर टाइम एक्सटेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं डिस्कस द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इशू। हाँ, एंगेजमेंट पार्टनर के साथ अगर होना था तो यहाँ पर होगा येस। वो कह रहे हैं डिस्कस विद द एंगेजमेंट पार्टनर द एंगेजमेंट टीम आइडेंटिफिकेशन एंड ऑडिट ऑफ हाई रिस्क एसर्शन एंड ट्रांजेक्शन। हाँ, इसको भी हम यस करके चलेंगे। देन उसके बाद करेंगे कंफर्म विद द एंगेजमेंट पार्टनर दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। यस, ये वाली बात का भी पता लगाना पड़ेगा रिव्यू से पहले। रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट एंड कंसीडर वेदर द रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट। ये वाली चीज़ भी यस हमें बात करके चलनी पड़ेगी। द रिपोर्ट प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स पॉलिसीज ऑन द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज़ बीन परफॉर्म्ड। हाँ, ये वाली बात भी हमें बात करके चलनी पड़ेगी। देन उसके बाद द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर इट्स द रिपोर्ट इज रिलीज। यस, लास्ट वाली स्टेज तो हमें वैसे ही कंप्लीट करानी पड़ती है। यहाँ लिखना पड़ेगा यस इफ engagement EQCR applicable. Resolving conflict with the engagement partner engagement quality control review regarding yes, ये वाला भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द PU एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर द EQCR। EQCR के लिए क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया उन्होंने बता रखा है। कौन सेलेक्ट करता है? सेलेक्टेड बाय द QC पार्टनर और द, तो यहाँ पर आप अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखेंगे CA प्रोप्राइटर कुमार और द मैनेजिंग पार्टनर नेम। यहाँ पर दोनों चीज़ें कौन सेलेक्ट करता है? ये दोनों सेलेक्ट करते हैं। मैनेजिंग पार्टनर का नाम लिख के कर देंगे आप यहाँ पर।
देन इसके बाद पूछा जाता है हैज़ द टेक्निकल एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस, जिसको अब वो कह रहे हैं ये किस चीज़ के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल स्टडीज क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी वीक्यूज। तो पहले तो मैनेजिंग पार्टनर या क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर करेगा, तो हमारी फर्म के अंदर मैनेजिंग पार्टनर करके चलते हैं, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर करेगा। वो कह रहे हैं उसका टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस भी आप काउंट करके चलते हैं, हाँ करके चलते हैं। कैरीज आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव एंड ड्यू प्रोफेशनल विद रिगार्ड टू रिलेटिव पोजीशन, यस, ये वाली बात के लिए भी यस करते हैं। मीट द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द एंगेजमेंट, हाँ ये नहीं है कि दोस्त दोस्त की कर दे, भाई भाई के दोस्त दोस्त होगा, भाई भाई की कर दे, वो नीचे देखेंगे। डज नॉट एंटिसिपेट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंगेजमेंट एक्सेप्ट कंसल्टेड बाय द एंगेजमेंट, यस ये भी बात बहुत ज़रूरी है, और एनी अदर पॉइंट के अंदर नॉट एप्लीकेबल। तो दोस्त हमारा ये पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे आपको पार्ट B6 को लेकर, जहाँ पर हम मॉनिटरिंग से रिलेटेड बात करके चलेंगे। तो इस तरीके से आपका फॉर्म नंबर 1 आपका ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अगर आपके पास लिस्टेड कंपनी की ऑडिट्स नहीं करी हैं या प्रोप्राइटर हैं तो आप यहाँ तक ही अपना फॉर्म भरेंगे, इसके आगे का आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, और यही भर के आप CA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के अंदर भेज देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा, और इसी बात के साथ धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, और इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वीडियोज़ आती रहेंगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। जय हिंद, जय ICI। तो दोस्त